नमस्कार दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट इज गॉन। ये शब्द भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है, लेकिन यह सच है। उपराष्ट्रपति कहां छिपे हुए हैं? अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया, क्यों दे दिया? क्या ऐसा डर है कि वो फेयरवेल तक नहीं ले पाए और सदन ने फेयरवेल नहीं दी? भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। भारत का उपराष्ट्रपति छिपा कहां है? जी हां, यह भी चर्चा का विषय। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया। Where is the old vice president gone? Why he is in hiding? Why the vice president of India is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. और यह सवाल संसद भवन के भीतर सेंट्रल हॉल में उठाया, सांसदों के सामने उठाया। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी ब्लैक हो गई है। आज डेमोक्रेसी से खेला जा रहा है, उसके तमाम संविधान की बारीकियों से खेला जा रहा है और उसका लाभ उठा करके इस देश में तानाशाही स्थापित की जा रही है, हिटलरशाही। जी हां, उसी हिटलरशाही को स्थापित करने के लिए हर खेल हो रहा है। चुनाव को चोरी कीजिए, वोट को चोरी कीजिए, मशीनों को चोरी कीजिए और पूरे पूरे अपने ही चोर बैठा दीजिए। और जब चोर ही बैठे हों तो अब आप समझ सकते हैं क्या होगा। इन्हीं सब चीजों पे चर्चा है और इससे बड़ी चर्चा ये कि जब लोकतंत्र संविधान को चोरी किया जा रहा है, उस वक्त बाकी सबको डरा के रखा जाए। चोर आपको नहीं, डकैत बन के सब काम करेंगे, आपको डरा के रखेंगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप कह सको कि ये गलत हो रहा है। जी हां, यही तो नरेंद्र मोदी ने तैयारी की। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी टीम डरने का नाम नहीं ले रही है। वो उस लोकसभा में जिसमें सबसे ज्यादा बहुमत है भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी दलों का, एनडीए का, उस सदन के भीतर जो भारत में तानाशाह का सेनापति बना घूमता है, उस अमित शाह को इतना डरा दिया कि वह अमित शाह मार्शल के घेरे में, अपने तमाम मंत्रियों के घेरे में खड़ा था, डर रहा था। और कांग्रेस के सदस्य और उनके साथीगण यानी राहुल गांधी की टीम फाड़ करके बिल उनके मुंह पर फेंक रही थी और कह रही थी कि तुम डेमोक्रेसी के चोर हो, डकैत हो। और जिस समय ये सारे बढ़ रहे थे तो इस हालत में आ गया कि भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने टीएमसी के एक महिला सांसद को धक्का मारकर गिरा दिया, घायल कर दिया। ये सारी चीजें आज सदन के भीतर हुई, लोकसभा में। क्यों हुई यह जानना जरूरी है। क्यों अमित शाह कांपने लग गए यह जानना जरूरी है। और कांपने के बाद उन्होंने वह बिल जिसको लेके यह विवाद था वो जेपीसी के लिए भेज दिया। हालांकि जेपीसी में भी कुछ होना नहीं है। हमने देखा है वक्फ बिल को कि वो भी जेपीसी में गया था और फिर उसके बाद में इन्होंने अपने मौके बेमौके करके पास करा लिया था। वही ये करना चाहते हैं। तो इन्होंने 130वां संविधान संशोधन करने के नाम पर बिल पेश किया और इस बिल में यह व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी होगा, यदि
उसे 5 साल की सजा वाले किसी केस में गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस या न्यायिक हिरासत में वो 30 दिन रह लेता है, तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा 31वें दिन। अब आप सोचिए किस तरह से लोकतंत्र को लूटने का खेल है। समस्या इसमें नहीं है, बिल्कुल यह होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट इज गॉन, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति ससम्मान इस्तीफा देते हैं, ससम्मान अपना कारण बताते हैं, फेयरवेल होती है, उसमें रीजन बताते, सबसे अपने कार्यकाल के बारे में कुछ अच्छाइयां बुराइयां जो भी सबकी भावनाएं होती हैं उनको शेयर करते, अपनी गलतियों के लिए वो माफी भी मांगते और फिर विदा होते, सम्मानजनक विदाई होती। लेकिन नहीं, यह काल वह नहीं है, तो यहां इसी तरह से आता है। तो यह बिल क्यों लाया गया है? क्योंकि हमने देखा है नरेंद्र मोदी सरकार में जितने भ्रष्टाचारी थे जिनके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्रवाई की, नरेंद्र मोदी सरकार ने जिनके खिलाफ बुकलेट छापी, अभियान चलाए, वो सब जब जाके भाजपा में बैठ गए या भाजपा के सहयोगी दलों में बैठ गए तो उनके केस खत्म हो गए। कहे गए अरे इन्हें तो फंसाया जा रहा था। कौन फंसा रहा था? आप। उदाहरण सबसे बड़ा हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम का मुख्यमंत्री। वो इसी तरीके से करता है और जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है तो झूठे मुकदमे दर्ज करके देश भर में कभी पत्रकारों को, कभी दूसरे विधायकों को, कभी किसी और पार्टी के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने की साजिश करता है। और तब करता है जब सुप्रीम कोर्ट भी संरक्षण देता है। उदाहरण इस समय दवायर के पत्रकार वरदराजन का है, उनके साथ साथ करण थापर का है, जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था, प्रोटेक्शन दी थी, बावजूद इसके यह किया गया। अब आप सोचिए इस तरह की हरकत होती है। तो यह बिल लाया गया, 3 बिल लाए गए, एक यूनियन टेरिटरीज के लिए, एक यूनियन टेरिटरी जो बना के रखी हुई है, जो राज्य होता था, पूर्ण राज्य होता था, उसे यूनियन टेरिटरी बना करके जो जम्मू कश्मीर है, जिसके लिए 2024 में जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, गारंटी दी थी कि हम जल्दी यहां पूर्ण राज्य बहाल करेंगे। समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आज उसको 1 साल से ऊपर हो चुका है, बावजूद इसके उसे बहाल करने की बजाय उसके पुनर्गठन बिल लेके आते हैं, जिससे अपने हिसाब से एजेंडे बना सके और उस पर कोई बात नहीं। लेके आते हैं 130वां संविधान संशोधन। क्यों लाते हैं? कि किस तरह से विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और जो अपने भी मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, उनको भी डरा के रखा जाए। यानी अपनों को भी डरा के रखो, अपने सहयोगियों को भी डरा के रखो और देश भर के मुख्यमंत्रियों को भी डरा के रखो कि हमारे पास ऐसा कानूनी प्रावधान आ गया है कि हम तुम्हें फंसाएंगे, जेल भेजेंगे। और पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत होती थी या पुलिस रिमांड होती थी, अब वो रिमांड भी इन्होंने 90 दिन की कर दी है। यानी 90 दिन तक बगैर किसी उसके वो रख सकते हैं। और 90 दिन स्वाभाविक सी बात है, 30 दिन में आपकी सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, और हमारे पास यह उदाहरण मौजूद है देश की आजादी से लेके अब तक कि जब जब जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम जांचों में वो झूठे पाए गए और जो असली भ्रष्टाचारी थे उन पर असल में आरोप ही नहीं लगे, या आरोप लगे भी तो वो बच निकले।
तो यही एक सच है। तो इस सच को समझिए। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनके बिना तो कुछ शुरू नहीं होता है, कृष्णा मेनन पर लगा था कि उन्होंने जीप खरीदवाई है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या था? जब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था तो वहीं से खरीदी। तो सारी जांच हुई और पाया गया 1 रुपया कहीं पे एक्स्ट्रा नहीं खर्चा हुआ, कहीं भ्रष्टाचार नहीं था। बहरहाल उसके बाद में यदि आप बात करेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी पे लगाया गया, उन पर भी जीप खरीद का लगाया गया, लेकिन वह भी जांच हुई। दूसरी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार में ही जांच हुई और पाया गया नहीं, बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई और इंदिरा जी को छोड़ दिया, गिरफ्तार किया गया। नहीं बचा तो फिर दोबारा उन्होंने कहा चलो हम संसद में ही सजा सुना देंगे और 1 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया। उनकी सदस्यता रद्द कर दी, सब कर दी। ये पहला दुरुपयोग था किसी भी संस्था का, किसी भी जांच एजेंसी का। यहीं से शुरुआत होती है। और ये दुरुपयोग किसने किया था? जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसी के पूर्वजों ने, जनसंघ और समाजवादियों ने मिल करके सरकार बनाई थी। उसी सरकार में यह हुआ था और उसके बाद फिर सरकार रही। फिर राजीव गांधी पे आरोप लगाए गए, बोफोर्स बोफोर्स बोफोर्स, और उसमें भी यही लोग शामिल थे। और पाया गया कि जितने का 64 करोड़ का कहा जा रहा था दलाली खाई गई है, और 250 करोड़ तो सिर्फ सीबीआई ने खर्च करे, बाकी जो खर्च करे वो खर्च करे। और उस जांच के बाद मिला क्या? सिफर, यानी जीरो का अंडा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद आप देखिए, मनमोहन सिंह सरकार में आरोप लगे और उस आरोप में तमाम सारी जांचें, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे कोयला कहा गया हो, चाहे कहा गया हो रेल गेट, और जाने क्या क्या कहा गया, कौन कौन गेट, कोलगेट, रेल गेट, 2G, कॉमनवेल्थ, सब कुछ, और सारे मामले झूठे पाए गए। पाया गया सब मनगढ़ंत आरोप थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन कितने लोग जेल गए, कितनी समस्याएं हुई, कितना कष्ट झेला, तमाम लोगों से इस्तीफे लिए गए, तमाम सारी दिक्कतें आई। इसके पहले भी आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ताबूत घोटाला हुआ था, उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकारों में आरोप लगते थे, वो अपनी सरकार के खिलाफ भी जांच कराते थे, कार्रवाई करते थे, इस्तीफा भी लेते थे, यह नैतिकता थी। अमित शाह भी जेल गए थे। अमित शाह के ऊपर आपराधिक मामला था कि वो वसूली रैकेट चलाते हैं। पुलिस, माफिया और राजनेता का गठजोड़ है इसमें। उसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, सारे आरोप प्रमाणित थे। इनकी सरकार बन गई तो स्वाभाविक सी बात है, सब कुछ पलट जाना था, वही हुआ। गवाह मरवा देने थे तो मर गए, और भी बहुत कुछ हुआ। चलिए छोड़ दीजिए। अब आता हूं, इनकी सरकार आई तो कोई भी शिकायत दो, कुछ भी दो, न जांच होगी, न कार्रवाई होगी, न FIR होगी, कुछ नहीं होगी। अदालतों के ऊपर इतना दबाव है, डर है कि जिससे आप कह सकते हैं जुडिशियरी इज गॉन। तो जुडिशियरी भी भागी हुई दिखाई देती है। जांच एजेंसियां तो वही करती हैं जो साहब कहेंगे यस सर, इसके अलावा वो नहीं जानते। और इसीलिए 5,500 से अधिक केसेस रजिस्टर किए गए, और उनमें सबसे ज्यादा विपक्षी नेता हैं। और जो नेता फंसे उनमें से अधिकतर बीजेपी में चले गए, उनकी सहयोगी पार्टियों में चले गए और बच गए। इसका उदाहरण इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि 25 नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। उन 25 में से 23 भाजपा में चले गए और वो पाक साफ हो गए। जो 2 बचे बस वही आरोपी हैं। तो इससे समझ सकते हैं। तो इस तरह जो फंसाने खेल करते हैं, ऐसे में यह कानून ला करके किसको करेंगे? कहने को उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लेकिन उसे राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा। और राष्ट्रपति कब कर सकता है? जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की संस्तुति होगी, यानी सलाह होगी, यानी कुछ होगा।
और पहली बात एफआईआर ही नहीं दर्ज होगी, कोई वही नहीं होगा, मुकदमा ही नहीं चलेगा, तो करेंगे क्या? यानी जो मोदी चाहेंगे वही होगा। यह भारतवर्ष बनाया है। इसीलिए आप देखिए, किसी को भी कुछ बनाने की बात चलती है। अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो बीजेपी ने कैंडिडेट का चयन किया है, वो इसी चरित्र का व्यक्ति है। वो राज्यपाल रहते हुए अपने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराता है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए उस आरोप में जो अपराध हुआ ही नहीं। यह बात अदालत ने कही, हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट ने कही। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके, ये पहला उदाहरण था देश में, इसके पहले आज तक जिस पर भी आरोप लगा उसने इस्तीफा दिया, तब वो जेल गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री बहुत समय तक इस्तीफा नहीं दिए, जेल रहे लेकिन इस्तीफा नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल ने जेल रहते हुए निकल के आने के बाद इस्तीफा दिया, इस्तीफा नहीं दिया वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इसी आधार पर बेल दी थी। लेकिन इसके बावजूद उनके एक मंत्री के मामले में जिस आरोप में वो गिरफ्तार हुए, सीबीआई ने ही कहा कि नहीं, आरोप गलत पाया गया। तो आप बताइए, जो झूठे आरोपों में सब गिरफ्तार किए गए, जेल भेजे गए, या कुछ हुआ, तो क्या कार्रवाई? क्या यह करने वालों के खिलाफ कुछ हुआ? पी चिदम्बरम जो देश के गृह मंत्री रहे थे, उन्हें जेल भेज दिया था ईडी ने फर्जी मामले में, उनकी पत्नी को मुलजिम बना दिया। ये उस परिवार से आते हैं जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी उनके ससुर की थी, और वो देश को राष्ट्रीयकरण उन्होंने कराया देश के लिए। तो ऐसे परिवार के लोगों पे आरोप लगते हैं, चलिए छोड़ दीजिए, आगे आ जाते हैं। तो इसका पूरा विपक्ष आज विरोध कर रहा था, तो उसने सदन में अमित शाह को जो बिल पेश कर रहे थे, क्योंकि मोदी के तो हिम्मत नहीं थी, अमित शाह जो पेश कर रहे थे, सोचा था हमने सेनापति उतारा है, उस सेनापति ऐसा घिर गया कि डर के मारे भाग खड़ा हुआ। यह राहुल गांधी ने आज किया है, यह जगा दिया है, क्योंकि वो चोर पकड़े जा चुके हैं और वो चोर अब सब कोई पहचान गया है, तो इसलिए यह हिम्मत आ गई। उधर आप देखिए, यह तो हिम्मत आ गई, उधर कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर के लिए तमाम सारे लोग गुणगान करते थे। आज शशि थरूर ने दिखा दिया कि वो मोदी का एजेंट बन चुका है। इसीलिए जब संपूर्ण विपक्ष कह रहा था सुपर आपातकाल है, तब वो कह रहा था इसमें बुराई क्या है। देखिए, अगर आप 30 दिन जेल में हो तो आप मंत्री रह सकते हैं। आप, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई गलत चीज तो मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। पर इस पर, और इसी तरीके से मैं बार बार कहता रहा हूं, प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी का गुर्गा है, उससे सेट किया जाता है, यही आरएसएस की चाल होती है। बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उससे सारी फंडिंग होती है कारपोरेट, तभी उसके पास इतना पैसा आता है। तो वह भी दिख रहा है, वह भी इसका समर्थन करता नजर आ रहा है। राहुल गांधी तमाम अनर्गल बात कर रहा था जब वो बिहार में वोट चोरी के खिलाफ चल रहे थे। चलिए, लेकिन विपक्ष न डरा है, वो डटा हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो ईमानदारी की मिसाल माने जाते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने अपने उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया है, वो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। ऐसे व्यक्ति के आने के बाद हवा बदल गई है, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, इसलिए अपने साथी दलों को भी धमकाने के लिए बिल लेके आए। बहरहाल अब कोई डरने को तैयार नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था न डरो न डराओ। नरेंद्र मोदी का मंत्र है डरो और डराओ, तो दोनों का यह अंतर है। बहरहाल राहुल गांधी के इस अभियान में अब अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, और 28 अगस्त को
राहुल गांधी के साथ वोट जो है अभियान बचाओ अभियान में, वो बिहार में उनके साथ शामिल होंगे यात्रा में। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं नरेंद्र मोदी कितना सफल होते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज गॉन। जय